नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जम्मू में निर्वाचित पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब सरपंचों ने नारेबाजी करते हुए अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की कड़ी वकालत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू पहुंचे सरपंचों से वादा किया कि उनकी पार्टी उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी और राज्य सरकार पर इसके लिए दबाव बनाएगी। निर्वाचित पंचायत सदस्यों से राहुल की बैठक में उस वक्त कुछ हंगामा भी देखने को मिला जब उनके भाषण के बीच में एक सरपंच शिकायत करने लगा कि उन्हें राज्य सरकार से कुछ नहीं मिला। हमें इसी तरह से 3 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी श्रीनगर में बुलाया जाता है, कभी हमें उधमपुर में बुलाया जाता है, तो कभी हमें जम्मू में बुलाया जाता है कि आपकी पंचायतों को इंपावर कर रहे हैं। लेकिन जब आज राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि आने वाले टाइम में, आज नहीं आने वाले टाइम में आपकी पंचायतों को इंपावर करेंगे, तो हमारा खून खोल गया कि आज फिर हमारे साथ धोखा किया गया, आज फिर हमारे साथ विश्वासघात किया गया। उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी हमने पावर्स जो है पंचों सरपंचों को दी है, बहुत सारी उनको हम सैलरी दे रहे हैं, हॉनरेरियम दे रहे हैं, और सिर्फ सब फ्रॉड है। एक पैसा भी किसी पंच सरपंच को आज तक और यहाँ पे नहीं दिया गया। एमएलए जो है इन्होंने एक मुठ हो गए सारे एमएलए, और ये नहीं चाहते कि जो इनकी पावर है, एमएलए की पावर है, वो पंचायतों के पास जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि वो 73वें संशोधन को कार्यान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज को सशक्त बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि विधायक सांसद वो काम नहीं कर सकते जो सरपंच कर सकते हैं, और उन्हें गांव के बारे में वैसी जानकारी नहीं है जैसी सरपंचों के पास है। जम्मू कश्मीर में सरपंच का, पंच का, लोकल बॉडी का जो नेता है उसका अधिकार क्या है मुझे बता दो। कोई अधिकार है आपका? देखिए, 21वीं सदी की राजनीति में पंच, सरपंच, लोकल बॉडी के नेताओं को शक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिसीजन लिया जाएगा वो गांव में लिया जाएगा, छोटे छोटे कस्बों में लिया जाएगा, और आपके बिना वो काम किया नहीं जा सकता। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको अधिकार मिलेंगे, और जब तक नहीं मिले मैं यहां आता रहूंगा और आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपको ये लड़ाई लड़नी है और हम आपके साथ खड़े हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, आप घबराओ मत, और ये काम हम करके दिखाएंगे। राज्य के पंचायती अधिनियम में संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को शामिल करने का मुद्दा दोनों दलों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। जम्मू कश्मीर के पंचायती राज मंत्री अली मोहम्मद सागर का तर्क था कि बेवजह इस मुद्दे को तूल दी जा रही है और इन संशोधनों को लागू करना संभव भी नहीं। इसमें 73 अमेंडमेंट को बजाय खुद कभी कांग्रेस ने भी ये नहीं कहा कि इसको डायरेक्ट लागू किया जाए, और न उसको किया जा सकता था। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 73 अमेंडमेंट आर बीन कवर्ड बाय पंचायत एक्ट 1989, सो देयर इज नो नीड ऑफ application of 73 amendment. Firstly, primarily because Article 370 is there, so that can't be applicable to the state. But good provisions of any act which is being passed by the parliament or being adopted or laws are being made by the state government and passed by the legislature. कई साल पहले जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस ये वादा करती आ रही है कि उनकी पार्टी भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को इस राज्य में भी लागू करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरपंचों की यही नाराजगी राहुल गांधी की बैठक के दौरान भी देखने को मिली। अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से किया गया वादा इस नाराजगी को कितना दूर कर पाएगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हरबंस सिंह जी मौजूद हैं। प्रोफेसर आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं और करीब 1 दशक तक जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं। साथ ही अर्थशास्त्री और लोक प्रशासन विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर BS घुमन जी भी हमारे साथ हैं। हरबंस सिंह जी, किस तरह से देखते हैं इस मसले को, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सरपंचों ने हंगामा किया है। 3 साल पहले चुनाव के वक्त भी ये मांग उठी थी कि 73वें संशोधन को लागू किया जाएगा। अड़चने कहाँ आती हैं? अड़चने तो जैसा मंत्री जी ने
अभी बताया अड़चन तो जो है आर्टिकल 370 है इनके लिए। जी। और जहाँ तक बात ये है कि 1989 का एक्ट कैसा था, अच्छा था या बुरा था, या 73rd अमेंडमेंट से कितना बेहतर था, वो तो एक जुदा सवाल है। असली मुद्दा तो ये है कि 73rd अमेंडमेंट आप मान भी रहे हो और कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हो चुकी है तो आपको उसे लागू करने में क्या एतराज़ है? या तो आप पॉइंट आउट करें कि ये दिक्कत है, इस वजह से इसको नहीं लागू किया जा सकता। सतही तौर पर बड़ा साफ दिखाई देता है कि उसका एक ही कारण है कि आर्टिकल 370 है और इस वजह से वो लगाना नहीं चाहते ताकि किसी को ये शक ना हो जाए कि धीरे धीरे जो है ये वर्तमान सरकार जो है वो सेंटर के साथ मिल के, जिसको उमर अब्दुल्ला बार बार कंप्लीट मर्जर कहते हैं कि कंप्लीट मर्जर की तरफ कदम एक उठाया जा रहा है, वह मैसेज जो है कश्मीर के लोगों को ना जाए। तो गठबंधन सरकार है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस वादा करती आ रही है लेकिन वो पूरा नहीं होता। इसीलिए जो राहुल गांधी ने कहा, अगर चाहे आवाज़ एक आदमी की है, एक आदमी ने भी अगर विरोध किया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जिस बात पर वह विरोध कर रहा है वो जो है छोटा हो जाता है उसका कद। वो मुद्दा जो है बड़ा है। आप इतने सालों से जब बार बार जो है ये वायदा कर रहे हो कि ये करेंगे, हमें भी पता है, हम लोगों ने, जिन लोगों ने देख लिया कि बाकी स्टेट्स में इस एक्ट को किस तरीके से लागू किया गया है, संतुष्ट हम भी नहीं हैं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। मेरे हिसाब से अभी भी पंचायती पावर्स जो है वाकई में दी नहीं गई हैं, जिम्मेवारियां कुछ दी गई हैं लेकिन पावर जो है ना तो फाइनेंशियल संविधान ने दे दी है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और हाँ और है। तो इसलिए जो है यह कहना कि हम दे रहे हैं और आने वाले समय में देंगे, आप पिछले 6 से 5 साल तक दे नहीं सके। ये बार बार क्या चुनावी वादे किए जाते हैं? जब चुनाव नजदीक आते हैं उस दौरान लोगों के बीच जाकर ये वादे होते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल है। अभी जो है चुनाव तो दूर है, स्टेट असेंबली का चुनाव जो है उसका थोड़ा अरसा है, लेकिन जो इन लोगों को बात स्पष्ट नहीं हो रही और शायद जो अंडर करंट जो है वो जम्मू और कश्मीर जो है उसके बीच की जो डिवाइड है, अंडर करंट वो है। कांग्रेस को भी मालूम है कि उसका वजूद जो है वो कश्मीर में नहीं है, उसका वजूद सिर्फ जम्मू में है। हाँ। इसलिए जो है पंचायतों को, पंचों को वह खुश रखना चाहता है और लॉलीपॉप दे के जो है किसी तरीके से चुप रख, ताकि जुड़े रहे, हमारा जो वोट बैंक है वो बना रहे। उनको वैली से वोट नहीं मिलने वाला, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन उनको एक बात का और एहसास है जी कि इस समय जिस प्रकार की राजनीति वहाँ बनी हुई है पिछले कुछ सालों से, कोई भी कश्मीरी पार्टी, चाहे वह पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों में से कोई भी पार्टी जो है अब अकेले अपने बूते पर सत्ता में नहीं आ सकती। गठबंधन उसे सत्ता में आने के लिए सिर्फ गठबंधन नहीं, गठबंधन और सहयोग, उसे जो है जम्मू की मुख्य जो है जो मेजॉरिटी जो भी एमएलए आएंगे वो होंगे, इनके जम्मू वाले जो हैं उनके साथ मिलकर उनको करना पड़ेगा। इसलिए नाराजगी जो है पंचों और सरपंचों की कांग्रेस के साथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा जो है एमएलए उनके जो है मेजॉरिटी यहीं से आए, एक आया शायद वैली से, अदरवाइज सारे के सारे जो हैं जम्मू से। एक शिकायत प्रोफेसर आशुतोष सरपंच जो थे जिन्होंने आवाज उठाई वो ये भी कर रहे थे कि जो वहाँ के विधायक हैं वो नहीं चाहते कि शक्तियां हमारे हाथ में आए। बिल्कुल। क्या ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सियासत हो रही सारी इस मसले पर? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक अली सागर जी ने जो बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे अगर आप देखते हैं, मतलब लीगल लेजिस्लेटिव पार्ट पे, तो 1989 एक्ट को उन्होंने 2 बार अमेंड भी किया, 2004 में किया, 2011 में किया। तो कमोबेश सारी चीज़ें जो 73rd अमेंडमेंट में हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं करी। उनको बताना चाहिए था कि अभी तक फाइनेंस कमीशन वहाँ कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, अभी तक वहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था। उनको ये भी बताना चाहिए था कि जो रिजर्वेशन की जो प्रोविज़न है, जो कि 73rd अमेंडमेंट में है कि 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व किया जाए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से हो, जितनी उनकी प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, वो चीज़ वहाँ अभी तक जो है वो लागू की गई है, लेकिन सिर्फ पंच लेवल पे, सरपंच के लेवल पे भी नहीं की गई है। दूसरी बात कि 73rd अमेंडमेंट में है कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए हर एक बॉडी के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे ब्लॉक मंडल पंचायत हो, ब्लॉक कमेटी की, या ग्राम सभा हो, लेकिन वहां डायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ ग्राम सभा के लिए किया जाता है।
तो ये सब मेजर फ्लॉज है जो सो कॉल्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से दरकिनार हो रही है। हरबंस सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये बहाना है कि ये 370 की आड़ ली जा रही है। वाकई मामला ये है, जैसा इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कि आज वहां पार्टीज जो हैं वो रीजन्स में सीमित हो रही हैं। जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उसका कोई वजूद नहीं है वादी के बाहर, कश्मीरी वादी के अंदर उनका वजूद है, बाहर नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस भी अपना आधार खोती जा रही है कश्मीर वैली में। मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से खत्म हो गई है, पर उसका आधार जनाधार कमता जा रहा है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में जो रूलिंग पार्टी है, जो कि डोमिनेंट पार्टी है, जो कि कश्मीरी लीडरशिप वहां डोमिनेट करता है बिकॉज ऑफ हैविंग मोर सीट्स एंड ऑल, वो नहीं चाहेंगे कि पंचायती सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनके जो पावर है, उनकी जो फाइनेंशियल पावर है, वो तो एक तरह से उनको डिवॉल्व करनी पड़ेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की पॉलिसी जो रही है वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि अभी जब अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो कांग्रेस तो हर एक साझा सरकार में शामिल रही है, पीडीपी के साथ भी शामिल थी, अभी एनसी के साथ है। तो 2008 से लेकर अभी तक में क्यों नहीं, और कांग्रेस से बार बार वादा करी, अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया, लेकिन होता कुछ नहीं। शायद इसी वजह से ये गुस्सा, ये कोई पहली बार नहीं है। राजीव गांधी इसके जनक रहे हैं। राजीव गांधी को क्रेडिट दिया जाता है पंचायती राज के लिए, 73 का क्रेडिट दिया जाता है, सही दिया जाता है। तो राहुल गांधी का तो ये फर्ज बनता था जब वो बात करते हैं कि हमें ग्रास रूट लाना है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस शायद इसलिए उनके भाषणों में बार बार ये बात आती है कि हम ये लेकर आए हैं। लेकिन जैसे हरबंस सिंह जी भी कह रहे हैं कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है, कि यह वाकई जिस वजह से लाया गया वो उस तरह से लागू हुआ भी है या सरपंच ने कहा ना कि मैं पैसे नहीं मिले, पैसे कहां से मिलेंगे? फाइनेंस कमीशन भी नहीं, पंचायती राज मंत्री जो है वो बाद में ये भी सफाई देते हुए हमने सुना है, उन्होंने कहा कि हमने ये प्रावधान किया, अप्रैल से उन्हें ऑनरेरियम मिल रहा है। उन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं और उनका ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो शायद ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है ये मसला। सेंट्रल स्कीम जो आप लागू करते हो, पंचायत के थ्रू करते हो, बहुत सारी जो एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज हैं, पॉवर्टी एलिवेशन पॉलिसीज हैं, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में आप करते? तो पंचायत को ऑटोमेटिकली फंडिंग मिलेगी सेंट्रल की। वो नहीं किया इन्होंने, ऑटोनॉमी के नाम पर उसको हटाया हुआ है। तो पैसे कहां जा रहे हैं? अब स्टेट गवर्नमेंट के पास सारे पैसे आ रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं? कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? एमएलए कर रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ग्रास रूट के लेवल पे बहुत सारी चीजें इस मसले से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर घुमन, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता जब दी गई थी 73वें संशोधन के तहत, तो यही था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मकसद यही था। कश्मीर से पहले अगर हम इसकी जो लेखा जोखा है बाकी स्टेट्स में देखें, देन आई विल कम टू कश्मीर। जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी ड्यूल परफॉर्मेंस है। इलेक्शन होती है रेगुलर, 5 ईयर होती है, रिजर्वेशन है, 1/3 वुमेन SC ST है, और फाइनेंस कमीशन बनते हैं। लेकिन जो बाकी की हकीकत है वो वैसे ही है जैसे पहले थी। लेट मी गिव 2-3 एग्जांपल्स। अमेंडमेंट के मुताबिक 29 फंक्शंस स्टेट से डिसेंट्रलाइज होके पंचायत को मिलने थे। बड़ी मिक्स्ड सी परफॉर्मेंस है अक्रॉस द बोर्ड। 29 फंक्शन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। दूसरा, जो फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल बाद फिक्स होता है, सेटअप होता है, वो रिकमेंडेशन करता है जी। उसकी रिकमेंडेशन को मानना ना मानना स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है। एंड मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन आर नॉट एक्सेप्टेड। फिनांस लेवल पे स्टेटस कोई है, मार्जिनल कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। थर्ड, उसमें तीसरा है फंक्शनरीज। 3 F हैं, फंक्शंस, फाइनेंसेस एंड फंक्शनरीज। उसमें एक ये प्रोविज़न भी है जो इन 29 फंक्शन को लुक आफ्टर करते हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी पंचायत को ट्रांसफ़र होंगे। कहीं कहीं ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ है इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनकी यूनियन इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो सारे विड्रॉ होकर फिर स्टेट में चले गए। मेरा मतलब ये है भी बाकी स्टेट्स में भी, केरला को छोड़ दो, कर्नाटका छोड़ दो, बाकी वेस्ट बंगाल को छोड़ दो, तमिलनाडु का भी उदाहरण राहुल गांधी ने दिया। मतलब काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन अदरवाइज जो ऑब्जर्वेबल पार्ट है इलेक्शन है, ऑब्जर्वेबल पार्ट है, अभी स्टेट कमीशन है, ऑब्जर्वेबल पार्ट है, अभी रिजर्वेशन है, वो हो रहा है। वो जो बाकी रियल ट्रांसफ़र हैं जिससे वो काया पलटनी थी, वो डिसेंट्रलाइजेशन होना था, बॉटम अप अप्रोच आनी थी, लोगों ने अपनी प्लान खुद तैयार करके उसको एग्जीक्यूट करना था, पैसा नहीं गया, फंक्शनरी नहीं गए, वो
वैसे का ही तैसा है जैसे पहले था। और यहाँ तो सुरक्षा भी काफी बड़ा मुद्दा है। अब हम कश्मीर पे आए, कश्मीर पे आए। अगर कश्मीर में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोविजन की हम बात करते हैं तो टोटलिटी में होनी चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे ना हो भी इलेक्शन होने शुरू हो जाएं, ऐसे ना हो रिजर्वेशन हो जाए, ऐसे ना हो भी फिनांस कमीशन सेटअप हो गए, बाकी सारा पेपर में रहे। अगर जोर लग रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लर्निंग लेसन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अदर स्टेट्स की हैं उनको वहाँ पे एमुलेट किया जाए, ताकि सारे का सारा जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन हो, वो कहीं पे ट्रांसमिशन लॉस ना हो, कहीं पे रुक ना जाए। अब रुक रहा है, काफी बाकी स्टेट में भी रुक रहा है और जम्मू एंड कश्मीर में यानी भी कि रुक सिर्फ हम सकता है। जम्मू कश्मीर का ही मसला नहीं है हाँ, कि नहीं, जहाँ नहीं, सरपंचों को अधिकार पूरी तरह से नहीं दिए जा रहे, और भी हाँ, जगह ये है हकीकत। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो सर ने कहा, वो ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे संविधान में 73rd अमेंडमेंट जो है उसकी वजह से ये जो पंचायत सिस्टम है ये 3rd टियर ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी हो गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से प्रोविजन है। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 370 के तहत है। तो वहां पे असेंबली चाहती तो इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती थी जम्मू कश्मीर में और वो लागू होता, पर उन्होंने इसको एक लेजिस्लेटिव एक्ट रखा है। तो इससे जो उसकी जो पंचायत सिस्टम, हाँ, जो स्टेटस वो अंडरमाइन होती है। तो क्या इसी वजह से ये जो नाराजगी दिख रही है सरपंचों की, वो इसको बार बार तो निकल इसलिए कर दिख आती रही है? है कि उन्होंने कोई भी जो प्रोविजन बनाया, जो हम कहते हैं ना नॉर्मेटिव ऑर्डर, एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर, तो नॉर्मेटिव ऑर्डर पे बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि 2004 में 2011 में उन्होंने अमेंडमेंट करके काफी चीजें डाल दी हैं जो कि 73rd अमेंडमेंट में है। लेकिन हालांकि जैसे जैसे गुमन साहब ने कहा कि 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सारे पावर्स फंक्शंस जो हैं सब्जेक्ट जुरिसडिक्शन डिफाइंड है, वहां तो नहीं है। ठीक है, तो वहां तो एक सिंपल लेजिस्लेशन है जो कि असेंबली ने किया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते थे, वो पंचायत को वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते तो उससे ज्यादा इंपावर होती, तब फिर उनका पावर लेना कम होता। ये चीज। दूसरी बात आप देखो कि जब फाइनेंस कमीशन नहीं है तो कैसे उनके टैक्सेशन पावर होंगे, क्या उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे? हाँ, जिस वजह से वो चुने गए हैं सरपंच, क्या वो काम कर भी पा रहे हैं उस तरह से या नहीं? पंचों से सुनकर तो ऐसा लगा कि सेंट्रल स्कीम का पैसा भी पंचों के पास नहीं पहुंच रहा, वो एमएलए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बांट रहा है। नहीं तो और पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, सेंट्रल स्कीम में इतने पैसे आ रहे हैं, नरेगा में और सब में, वो सीधे सरपंच ये पंचों के थ्रू, जो पंचायत है उनके थ्रू ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। देयर इज डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द सेंटर, वो जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। हरबंस सिंह जी, अब राहुल गांधी आज फिर ये कि 100% हम करेंगे, लगता है कि जो वादा वो अब कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, अब उन्हीं की गठबंधन सरकार है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए तो शक होता है उनकी नीयत पर। हाँ। कि आप इतने लंबे समय से इनके साथ जुड़े हुए हो, पिछली आप ही सरकार का से जो भी। है ये देन है ये एक्ट, और फिर जो है आप ऐसी कोताही बरत रहे हैं। और जो पंचों की नाराजगी जो है उसका बड़ा कारण तो ये है कि आप हर मौके पर जो है दिखावे के लिए चेहरे तो ले जाते हो, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सबको मालूम है कि हमको जो है बसों में बिठा के जो है 2 दिन के लिए कभी दिल्ली ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं और मिलवाते हैं नेताओं से, और बात वहीं की वहीं रह जाती है। आप जब चुने जाते हो तो गांव में जो है अगली बार इन्होंने भी इलेक्शन लड़नी है, अगर एमएलए ने इलेक्शन लड़नी है तो पंच सरपंच जो है जब भी चुनाव होगा वो भी लड़ेगा। वो किस मुंह से जो है वोट मांगने जाएगा कि भाई मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। और वहां भी सर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए और मंडल पंचायत। और जब हर आदमी जो है वो अपना काम करवाने के लिए, हर गांव जो है अपना काम करवाने के लिए एमएलए के पीछे भागेगा। वो ये बात सरपंच भी कह रहे हैं कि उनके पास जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा वोट बैंक हम खोए। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरपंचों की दिक्कत नहीं है, जो म्युनिसिपल कमेटी जो है वहां भी यही प्रॉब्लम है। यानी कि जो 3rd टियर की बात जो है वो 3rd टियर पूरा का पूरा जो है पैरालाइज्ड है। तो क्या ये मसला सुलझेगा, लग रहा है या नहीं? सुलझेगा तो सही, लेकिन कब सुलझेगा ये और कैसे? बड़ा मुश्किल है। कैसे सुलझेगा? वो सुलझेगा ऐसे कि इस पे प्रेशर जो है वो जम्मू ही बनाएगा, क्योंकि कश्मीर को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कश्मीर को इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी नीयत पे शक होता है कि 1/3 विमेंस जो रिजर्वेशन जो है वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको आपने जो है कई जो मौलवी जो है हो सकता है उसका विरोध करना शुरू कर पर दें। पंचायती चुनाव तो हुए ही हैं। 1/3 रिजर्वेशन है सर, लोकल लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे है। पंचायती चुनाव तो हुए ही हैं, ऊपर लेवल पे नहीं। इस वजह से जो है ना विरोध की वजह से वो डरते भी हैं। और जम्मू में जो है, जम्मू में ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जम्मू का ये मसला जो है वो जुड़ा हुआ है एक बड़े प्रश्न के साथ,
और वो है ऑटोनमी का। ऑटोनमी सिर्फ जो है J&K की नहीं है, कश्मीर की नहीं है, ऑटोनमी जो है लद्दाख और जम्मू की भी है। और जब तक ये सारे मुद्दे जो हैं एक साथ नहीं जुड़ते तब तक वो नहीं सुलझ सकते। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 जो है, जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को, हम में से जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमको आर्टिकल 370 से इतनी दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि जो अच्छी चीज़ है उसको भी आप लागू करने से सिर्फ इसलिए इनकार करते हो क्योंकि आपके अहम पर या आपके जो है जो मैसेज जो है उस पर कहीं चोट पहुंच रही है। जब ममता बनर्जी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के घोषणा के बावजूद जो है बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स की जो है अदला बदली के लिए राजी नहीं होती, जब जयललिता के दबाव के कारण जो है वो श्रीलंका के सैनिक अधिकारी जो है वो यहाँ ट्रेनिंग करने वेलिंगटन में नहीं आ सकते, वो अब इस्लामाबाद जाते हैं। तो अगर J&K का अगर अपना जो है अलग से एक ऑटोनमस उनका जो है भागीदारी है हमारी डेमोक्रेसी में, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत होती? नहीं, बल्कि मुझे ऑटोनमी उससे का उनको कोई फायदा उठाना चाहिए था, उनको और बेहतर लेजिस्लेशन लाना चाहिए था। मैं थोड़ा सा बेहतर इसको, मैं legislation। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ इस बात पे जोर लगा रहे हैं भी आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनमी है, लेकिन सेम जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है वो उस ऑटोनमी को नीचे डिसेंट्रलाइज और ट्रिकल डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है भी, हम तक बेनिफिट आए वो ठीक है, लेकिन उस ऑटोनमी के बेनिफिट नीचे नहीं जाने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्कटल कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। इसलिए मेरी सबमिशन ये है, अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑटोनमी को एंजॉय कर रहा है तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है सिटीजन्स ऑफ पीपल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट ऑटोनमी ट्रिकल डाउन। इसीलिए जो पंच एंड सरपंचेस अप इन आर्म्स ने वो बार बार ये मांग कर रहे हैं, जो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, पार्टिसिपेटरी मॉडल है, उसमें हमारी भागीदारी कहाँ पे है? वी आर कॉस्मेटिक, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की जाती है वो असल में कहाँ हुआ है? अगर आप पंचायती राज सिस्टम की बात करते हो जी, तो इसको रियली डिसेंट्रलाइज करो, हमारे हाथ में वो फंक्शन दो जो हम स्टेट से बेटर, डिस्ट्रिक्ट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी जो एवेल्युएशन भी है वो भी लोकल जो लोग हैं वो बेहतरी से कर सकते हैं, उस सरपंच को अगले साल रिजेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मॉडल है। इस मॉडल की जो मेन अजम्पशन ये है, जो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, वी सिंगल साइज डज नॉट फिट ऑल, regions are different, districts are different, blocks are different, and hence aspiration and expectations of people are different. ये बात तो राहुल गांधी ने भी कही कि गांव के स्तर पर जो है वो फैसले लिए जाएंगे तभी बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है वो अच्छा नहीं, नॉट ओनली बेहतर हो सकता है लोगों की, क्योंकि उसमें जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें ये प्रोविजन है भी जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा मींस ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ दैट प्लेस, दे डिसाइड भी क्या करना है, दे विल दे जस्ट लाइक लोगों की समस्याएं और वो सुलझेंगे कैसे, वो बेहतर जानते हैं। दे आर द असेंबली। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। प्रोफेसर आशुतोष, फाइनल कमेंट जाने। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो ऑटोनॉमी तो ये अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते थे। बहुत सारे राज्यों में आपको पता है कि उन्होंने विमेन रिजर्वेशन वादे तो हो ही रहे हैं पर वादों पर अमल नहीं हो रहा ना। नहीं, और कश्मीर के लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्राइसिस प्रोन स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जहां तशद्दुद इतने दिन से चल रहे हैं। तो अगर वहां पंचायती सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं तो मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेसी जो बेटर डेमोक्रेटाइजेशन होगी, एक बेटर रिक्रूटमेंट ऑफ द लीडरशिप, न्यू लीडरशिप उभर कर सामने आएगी, उनकी समस्याओं का हल होगा और ये भारत के लिए अच्छा होगा और कश्मीर के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, ये सभी के लिए, सभी की बेहतरी देखा जाए तो जिस लोकतंत्र की बात करते हैं बेहतरी उसकी इसी में है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मसला पेचीदा है, आगे इस पर किस तरह से काम होता है अब ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।